गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं पार्ट 5 अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 हम सीख रहे हैं साझेदार का प्रवेश, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था। 8वां सबसे पहले मैंने करवाया था, उसके बाद मैंने आपको 9, 10 बीच में छुड़वा कर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करवाया था, क्योंकि वो 8वें के लेवल का ही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 को हमने पूरा किया। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक कंटिन्यू हो गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 211, क्वेश्चन नंबर 14। ऋत्वी और प्रिंसी 5:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/17 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नलिखित है। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे। पेज नंबर 212 पे पक्की तलपट दिया हुआ है, तो 212 का पेज आपको दिखाई देगा। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में कारीगर लाभ भाग फंड। दोस्तों, कारीगर लाभ भाग फंड यह दायित्व तो है, इसे बांटा नहीं जाएगा। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, उसे हम बांटते हैं। हम पार्ट 4 से ही सीख लिए हैं। कारीगर लाभांश फंड यह पेढ़ी का दायित्व है, इसे बांटा नहीं जाएगा। लेनदार कारीगर मुआवजा अनामत, यस, इसे हम बांट सकते हैं। चालू खाता दिया हुआ है, तो आज हमें चालू खाता भी बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा पूंजी खाता और थोड़ा बड़ा सा चालू खाता। तो आज कुल मिलाकर हमें 5 खाते बनाने होंगे। पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, चालू खाता, और जहाँ पे आपका प्रश्न दिखाई दे रहा है वहाँ पे रोकड़ खाता और नई पक्की तलपट। उसके बाद पूंजी खाता भी दिया हुआ है। संपत्ति लेना में बैंक, देनदार, स्टॉक, मकान और विनियोग। बहुत छोटा ही पक्की तलपट है। अब समायोजन देखते हैं। तारीख 1/4/17 के दिन से मनन को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित थी। यानी पुराने साझेदार कौन थे? ऋत्वी और प्रिंसी। उनको नाम दिया है हमने R और P, जिनका पुराणानुपात था 5:3। और नया साझेदार कौन है? मनन। आगे प्रवेश की शर्तें हम पढ़ते हैं। पहला, मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 पूंजी के रूप में लाएगा। इस सवाल में एकमात्र सवाल ऐसा है जिसमें पूंजी रोकड़ में नहीं लाएगा। पूंजी लेकर तो आए हैं लेकिन रोकड़ में नहीं लाया है। तो क्या रोज नामचा होगा दोस्तों? तो रोकड़ में आता है तो हम क्या बोलते हैं? रोकड़ आता है, रोकड़ खाता उधार, नए साझेदार देने वाला है, नए साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो आज भी नया साझेदार देने वाला, और नया साझेदार का नाम क्या है? मनन। तो मनन के पूंजी खाते जमा तो आज भी होगा, लेकिन आज वो रोककर नहीं लाता। आज क्या लाता है? फर्नीचर लाता है। तो फर्नीचर आता है, फर्नीचर खाता उधार, और मनन देने वाला है, मनन के पूंजी खाते जमा। तो रोज नामचा होगा फर्नीचर खाता उधार, मनन के पूंजी खाते का। असर कहाँ कहाँ होगा? तो फर्नीचर का हमने अलग से कोई खाता नहीं बनाया है, तो पक्की तलपट के संपत्ति लेना में हम फर्नीचर में जोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, संपत्ति लेना में कोई फर्नीचर नहीं दिया हुआ है, यानी उनके पास पहले से बैठने के लिए टेबल कुर्सी भी नहीं था। जो भी लाया वो किसने लाया? मनन ने लाया। तो पूरा का पूरा फर्नीचर हम संपत्ति लेना में जाकर लिख देंगे। फर्नीचर लिखकर पूरा 75,000 लिख देंगे, एक असर। और पूंजी खाते के जमा में फर्नीचर लिखकर मनन के खाने में 75,000 लिख देंगे, 2 असर। दूसरा, लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है, जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। ये भी पूंजी खाते ही ले जाना है, लिखकर दिया हुआ है। नहीं लिखा होता और सिर्फ इतना लिखा होता कि लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है, तो लेनदार एक तरह से खर्च हुआ। तो लेनदार खाते उधार, यानी उसको चुकाना है, तो लेनदार लेने वाले हो गए। तो लेनदार खाते उधार और मनन देने वाला है, मनन के चालू खाते का। ऐसा आता, लेकिन आगे स्पष्ट लिखा है जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। तो लेनदार खाते उधार और मनन यहाँ भी देने वाला ही है, तो मनन के पूंजी खाते का। दायित्व को चुकाना एक तरह से वो पूंजी लेकर आ रहा है, उसके जैसा ही हुआ, क्योंकि पैसा पेढ़ी में लेकर आए या पेढ़ी के किसी दायित्व को चुकाए, दोनों बात एक ही हुआ। लेनदार को चुकाने वाला है तो लेनदार में से उतना माइनस हो जाएगा, और देने वाला कौन है? मनन। और उसका क्या लिखा हुआ है कि मनन के पूंजी खाते ही ले जाना है। तो लेनदार खाता उधार, मनन के पूंजी खाते का। 2 असर कहाँ कहाँ होगा? तो लेनदार में से हम माइनस कर देंगे, तो लगा दीजिए लेनदार पे नंबर 2, और पूंजी खाते के जमा में लेनदार लिखकर मनन के खाने में लिख देंगे 60,000। हाँ, थोड़ा सा आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि फर्नीचर संपत्ति है, वो भी पूंजी खाते के जमा में, लेनदार दायित्व है, वो भी पूंजी खाते के जमा में। तो दोस्तों, फर्नीचर वो लेकर आ रहा है और लेनदार को लेकर नहीं आ रहा, लेनदार को चुका रहा है। दोनों उल्टा हो गया। फर्नीचर लेकर आ रहा है तो वो पूंजी हुई उसकी, लेनदार को चुका रहा है उसमें भी उसका पैसा जा रहा है, पेढ़ी के लिए वो काम कर रहा है, पेढ़ी के लिए पैसा दे रहा है, तो वो उसकी पूंजी ही हुई।
तीसरा, मनन को भविष्य में 1/5 भाग मिलेगा। इसका उपयोग आगे के समायोजनों में आएगा, जैसे चौथे में आएगा। मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोककर लाएगा। तो आपको अच्छे से पता है, मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोककर लाएगा तो उसका 2 रोजनामचा होगा। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, रोकड़ खाते के उधार में ख्याति का प्रीमियम लिखेंगे। और दूसरा रोजनामचा होगा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के रोज पूंजी खाते आता है, आज चालू खाता, पुराने साझेदारों के चालू खाते का। कौन से प्रमाण में? त्याग के प्रमाण में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रश्न में आपको नया प्रमाण या का ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि जब प्रश्न में सिर्फ पुराना प्रमाण दिया होगा तो वही प्रमाण हमारा त्याग का प्रमाण कहला जाएगा। आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो 45,000 को वही 5:3 में हम क्या करेंगे? बांट देंगे। पांचवा, पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख से किया गया। अब ये क्यों दिया है? तो प्रश्न नंबर 9 में हमने देखा था कि पेढ़ी की ख्याति में से नए साझेदार का ख्याति निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई नया साझेदार ख्याति रोकड़ में लाया है तो कुछ बाकी तो नहीं रह गया जो वो रोकड़ लाने में असमर्थ है। तो चलिए इसकी गणना हम कर ही लेते हैं। सबसे पहले पेढ़ी की ख्याति यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ गणना कर दे रहा हूँ पुनः मूल्यांकन खाते के नीचे। पेढ़ी की ख्याति दिया है 3 लाख, इसलिए एम की ख्याति, तो एम की ख्याति बराबर 3 लाख गुणे उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो 3 लाख गुणे 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। यानी एम के हिस्से की ख्याति कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 60,000 माइनस उसमें से आपको ध्यान रखोगा कि समायोजन नंबर 4 में वो रोकड़ में लाया है कितना? 45,000। तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि बाकी का 15,000 वो रोककर लाने में क्या है? असमर्थ है। ये हमें खुद ही समझना होगा और ऐसा हम सवाल भी कर चुके हैं, आपको उदाहरण भी मैं दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा हो चुका है, उदाहरण नंबर 23 में भी ऐसा हो चुका है। हमने क्या किया? पेढ़ी के ख्याति में से नए साझेदार का ख्याति निकाला। तो पेढ़ी की ख्याति कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख में से उसका हिस्सा कितना था? 1/5। 3 लाख गुणे 1/5 किया तो कितना आया? 60,000। किसका? नया साझेदार जो मनन है उसकी ख्याति आई 60,000। अब 60,000 में से उसने रोकड़ में कितना लाया था? 45,000। 60,000 में से हम 45,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 15,000। और 15,000 वो रोकड़ लाने में क्या माना जाएगा? असमर्थ माना जाएगा। और रोकड़ लाने में अगर असमर्थ है तो रोजनामचा क्या होता है? तो नए साझेदार के पूंजी या चालू खाते उधार, तो यहाँ चालू खाता है तो नए साझेदार के चालू खाते उधार पुराने साझेदारों के चालू खाते जमा। कौन से प्रमाण में? तो त्याग के प्रमाण में। त्याग का प्रमाण आज निकल ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ पुराना दिया हुआ है, तो वही पुराना प्रमाण उनका त्याग का प्रमाण कहलाएगा। अब ये रोजनामचा लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए लिख ले रहा हूँ। तो नया साझेदार कौन है? एम। एम के चालू खाते उधार कितना? तो 15,000। जो रोकड़ लाने में असमर्थ है मैं उसका रोजनामचा लिख रहा हूँ। और आर और पी के चालू खाते, आर के चालू खाते का, और पी के चालू खाते का क्या करेंगे हम लोग दोस्तों? तो हम उसको 5:3 में बांट देंगे। यानी 15,000 गुणे 5/8 और 15,000 गुणे 3/8 करेंगे तो 9,375 पहले वाले का आएगा और दूसरे वाले का 5,625। तो इस तरह से सबसे मेन समायोजन यही कह सकते हैं हम। छठा, पांचवा तो हमने जैसे हम 9वें सवाल में किया था वैसे ही हमने कर लिया। अब छठा समायोजन देखते हैं। उधार खरीदी का 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। इस माल का समावेश अंतिम स्टॉक में हुआ है। तो अंतिम स्टॉक में हुआ वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। वो नहीं भी लाइन लिखा होता तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। अंतिम स्टॉक में समावेश हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 2 असर उसकी होनी है। कौन सा 2 असर? कि 15,000 का जो उधार खरीदी किया है उसका लेखा करना बाकी है। एक तरह से खरीदी में भी नहीं लिखा है और लेनदार में भी नहीं लिखा है। तो आपको लेनदार वाला तो समझ में आ गया होगा, नहीं लिखा है मतलब हम लेनदार में जोड़ देंगे। तो उसी तरह से खरीदी का भी, खरीदी में भी नहीं लिखा है तो खरीदी में भी जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे खरीदी तो है ही नहीं, लेकिन खरीदी हमारे लिए क्या है? खर्च है। हम उसे कहाँ लिखे थे? व्यापार खाते के उधार में लिखे थे। उसी तरह से अभी कहाँ लिखेंगे? तो अभी हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। लिखना बाकी खरीदी, क्योंकि उधार खरीदा है तो भविष्य में पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसका असर कहाँ कहाँ होगा? तो खरीदी में प्लस यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में एक असर होगा और दूसरा लेनदार में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लेनदार पे नंबर 6 लगा दीजिए। लेनदार पे ऑलरेडी नंबर 2 भी लगा हुआ है और नंबर 6 भी। 2 असर कहाँ कहाँ होगा? तो लिखना बाकी खरीदी, एक पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में और दूसरा लेनदार में हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे।
खरीदी को क्यों पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे? क्योंकि खरीदी हमारे लिए क्या है? खर्च है। आगे 7वां 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, यानी 9,000 कम है, तो 9,000 का नुकसान हुआ। 9,000 पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे और 9,000 स्टॉक में से क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो लगा दीजिए संपत्ति लेना में स्टॉक पे नंबर 7। 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, तो 9,000 कम हुआ ना, तो 9,000 हम पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे और संपत्ति लेना में से स्टॉक में से 9,000 माइनस कर देंगे। तो स्टॉक पे लगा दीजिए नंबर 7। 8वां कारीगर मुआवजा अनामत की जिम्मेदारी 28,000 है, तो सबसे पहले कारीगर मुआवजा दावा अकस्मात दावा कहाँ लिखेंगे? पूंजी दायित्व में 28,000। उसके बाद चेक करेंगे कि पहले से कितना है, तो पहले से 60,000 है, काफ़ी ज़्यादा है। 60,000 में से अगर हम 28,000 दे भी देंगे तो भी कितना बचेगा? 32,000 बचेगा, जिसको 5:3 में क्या करेंगे? बांट देंगे। और बांट कर हम कहाँ लिखेंगे? आज चालू खाता है तो चालू खाते के जमा में लिखेंगे। तो लगा दीजिए कारीगर मुआवजा अनामत पे नंबर 8। नंबर 9 विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी 24,000 है और लिखना भी बाकी है, तो मिलना बाकी तो हमारे लिए फ़ायदा है, एक पुनः मूल्यांकन के जमा में और एक संपत्ति लेना में। आप विनियोग में जोड़ भी सकते हो, नीचे अलग से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा पे है। तो इस तरह से हमारा सवाल खत्म हो गया। अब इसको हम हल करते हैं बारी बारी से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बेसिक 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाया। चालू खाता है उसकी भी जमा शेष दी है, तो पूंजी खाते के जमा में, चालू खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले पूंजी खाते के जमा में शेष आगे लाए। कितना कितना? तो आर का है पूंजी खाते का शेष 1,20,000, इसका 90,000 और इसके खाने में डैश। चालू खाते का जमा में शेष आगे लाए। चालू खाते का उधार में भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अब इन लोगों ने जमा में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी जमा में लिखेंगे। 1,20,000 सॉरी 1,50,000 और 1,95,000। 1,50,000 1,95,000 और तीसरे के खाने में डैश। उसके बाद रोकड़ खाते के उधार में, रोकड़ नहीं दिया बैंक दिया, तो हमने दोनों नाम लिखा है रोकड़ ऑब्लिक बैंक। शेष आगे लाए। कितना दिया हुआ है बैंक? तो बैंक दिया हुआ है 60,000। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। पूंजी खाते के जमा में, चालू खाते के भी जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए लिख दिए। दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं? अनामत बांटते हैं। तो अनामत में एक ही नाम दिया हुआ है कारीगर मुआवजा अनामत और उस पर भी नंबर 8 का समायोजन है। तो सबसे पहले हम नंबर 8 का समायोजन पढ़ेंगे। क्या है कि कारीगर मुआवजा अनामत बेटे जिम्मेदारी 28,000 है, यानी 28,000 का हमने जिम्मेदारी यानी दावा स्वीकार किया है, तो वो हम कहाँ लिखेंगे? तो पूंजी दायित्व में कारीगर अकस्मात दावा कितना? 28,000। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास अनामत कितने का है, तो हमारे पास अनामत है 60,000 का। अनामत है 60,000 का और हमने दावा स्वीकार किया है 28,000 का। 60,000 में से 28,000 का दावा माइनस कर देंगे तो भी हमारा कितना बचेगा? 32,000 बचेगा। और 32,000 को हम रोज पूंजी खाते में लिखते हैं, आज चालू खाते में हम लोग लिखेंगे और चालू खाते में 32,000 को हम बांट देंगे। कौन से अनुपात में हम बांट देंगे 32,000 को? तो 32,000 को हम बांट देंगे 5:3 में, और जब 5:3 में आप बांटेंगे तो 20,000 और 12,000 आएगा। तो चालू खाते में हम लिखते हैं कारीगर अकस्मात अनामत 32,000 जो बचा है उसको 5:3 में बांटेंगे तो पहले वाले का 20,000 यानी 32,000 गुणे 5/8 और 32,000 गुणे 3/8 करेंगे तो 12,000। उसके बाद तीसरा स्टेप की संपत्ति लेना में जाकर 3 नाम ढूंढना है। ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष। इन तीनों में से कोई भी नहीं दिया है तो और अच्छी बात है, तीसरा स्टेप आपका स्किप हो जाएगा, यानी वो करने की जरूरत नहीं है। अब समायोजन देखते हैं। पहला, मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 पूंजी के रूप में लाएगा। तो रोज रोकड़ लाता है तो क्या बोलते हैं हम? रोकड़ खाते उधार और नए साझेदार के पूंजी खाते का। आज इसने क्या लाया है? फर्नीचर, तो फर्नीचर खाते उधार मनन के पूंजी खाते का। तो पक्की तलपट में अगर पहले से फर्नीचर दिया होता तो उसमें हम क्या करते? जोड़ देते, लेकिन पहले से नहीं दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे फर्नीचर। याद रखिएगा उदाहरण में अगर पहले से दिया होगा तो उसमें जोड़ना होगा आपको। फर्नीचर कितना लेकर आया है वो? 75,000, तो 75,000 लिख देंगे। मान लीजिए पहले से 10,000 दिया होता तो 85,000 लिख देते। और पूंजी खाते के जमा में रोज रोकड़ लिखते थे, लेकिन आज रोकड़ नहीं लाया है, क्या लाया है? फर्नीचर लाया है, तो फर्नीचर लिख देंगे। मनन के खाने में कितना? 75,000, यानी रोजनामचा क्या बना? फर्नीचर खाता उधार मनन के पूंजी खाते का।
पक्की तलपट के संपत्ति नाम में फर्नीचर लिख दिया हमने और पूंजी खाते के जमा में फर्नीचर लिखकर मनन के खाने में 75,000 लिख दिया। अब है दूसरा, लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। तो सबसे पहले लेनदार, तो लेनदार पहले से दिया हुआ है आपका कितना 1,20,000, उसमें से 60,000 अगर मनन चुकाएगा तो क्या करेंगे हम, माइनस एम को चुकाना है 60,000। 1,20,000 में से आप 60,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60,000। अभी भी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पर एक और समायोजन है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मनन को चुकाना है और वो कहाँ ले जाना है, उसके पूंजी खाते यानी रोजनामचा पूरा बनेगा। लेनदार लेने वाले हैं यानी लेनदार खाता उधार और मनन देने वाला है मनन के पूंजी खाते का। तो लेनदार में से हमने माइनस कर दिया और पूंजी खाते के जमा में लेनदार लिखकर मनन के खाने में लिख देंगे हम कितना 60,000। फर्नीचर लेकर आ रहा है और दायित्व को वो छोड़ रहा है, नहीं चुका दे रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों पूंजी खाते के जमा में, और लिखा भी है पूंजी खाते ले जाना है। अगर नहीं लिखा होता तो हम एक बार चालू खाते में लिखते तो भी चलता, लेकिन लिखा है लेनदारों को 60,000 मनन को चुकाना है और जो उसके पूंजी खाते ले जाना है। तो रोजनामचा बनेगा लेनदार खाते उधार मनन के पूंजी खाते का। खतौनी कर दिया हमने, लेनदार में से माइनस कर दिया और पूंजी खाते के जमा में लेनदार लिखकर मनन के खाने में हमने 60,000 लिख दिया है। ओके, चलिए अब अगला तीसरा, मनन को भविष्य में 1/5 भाग मिलेगा तो उसका हमने आगे काम किया है। चौथा, मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोककर लाएगा। इसका बारी बारी से 2 रोजनामचा, पहला रोजनामचा रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते, कितना 45,000। और दूसरा रोजनामचा होगा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, और आज चूंकि चालू खाता है तो पुराने साझेदारों के चालू खाते का। तो कितना, तो हमको कितना मिला है, ख्याति का प्रीमियम कितना लेकर आएगा वो 45,000। 45,000 को क्या करेंगे 5:3 में बांट देंगे तो 28,125, जो हम कहाँ लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के चालू खाते का। तो चालू खाते के जमा में लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। 45,000 को हमको त्याग के प्रमाण में बांटना है, लेकिन चूंकि आज सिर्फ पुराना प्रमाण दिया है और कोई प्रमाण नहीं दिया है तो वही पुराना प्रमाण उनका त्याग का प्रमाण कहलाएगा। तो 45,000 को 5:3 यानी 45,000 गुणे 5/8 और 45,000 गुणे 3/8 करेंगे। तो मैं एक बार कर लेता हूँ, 28,125 और 16,875, 28,125 और 16,875 आएगा। हो गया, ख्याति के प्रीमियम की भी 2 असर हो गई। अब पांचवा, पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख किया गया है। तो ये लाइन क्यों दिया हुआ है, चेक करने के लिए दिया हुआ है कि इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि नया साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी हो रही है और उसमें से वो कितना रोककर ला रहा है और कितना रोककर लाने में असमर्थ है। तो यहाँ मैंने गणना किया था कि पेढ़ी की ख्याति 3 लाख है, नया साझेदार है मनन, उसके भाग की ख्याति कितनी आई थी 60,000। 60,000 में से 45,000 रोककर लाया था, 15,000 रोककर लाने में असमर्थ था। तो रोजनामचा भी मैंने पहले से आपको समझा दिया है, लिख दिया है। नया साझेदार के चालू खाते उधार यानी एम के चालू खाते उधार और आर और पी के चालू खाते जमा त्याग के प्रमाण में, यानी वही पुराने प्रमाण में, क्योंकि आज त्याग का प्रमाण निकालना नहीं है। तो एम के चालू खाते के उधार में जाएंगे, खतौनी कर रहा हूँ, तो एम के चालू खाते के उधार में जाएंगे और नाम लिखेंगे आर और पी का, आर के चालू खाते और पी के चालू खाते, कितना कितना, तो जिसका जिसका नाम लिखा है उसके उसके खाने में डैश। 15,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो हम कितना कितना लिखेंगे 9,375, तो अपने आप 15,000 हो जाएगा 5,625। अब इन दोनों के जमा में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, एम का, एम के चालू खाते, और जिसका नाम लिखा है उसके खाने में हम डैश कर देंगे। आर और पी के खाने में कितना कितना 9,375 और 5,625, यानी कहने का मतलब इन दोनों को इतना पैसा मिलेगा और इसके खाते में से इतना चला जाएगा। अब नंबर 6, उधार खरीदी का 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना रहेगा, जिसका समावेश अंतिम स्टॉक में हो गया तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखा भी होता, नहीं भी लिखा होता तो कोई बात नहीं। अंतिम स्टॉक में समावेश नहीं हो जाता तो कुछ सोचने जैसी बात थी। चलो, खरीदी में लिखना बाकी है और लेनदार में लिखना बाकी, तो पहले लेनदार में जोड़ देंगे, लिखना बाकी खरीदी, या लिखना बाकी ऐसे भी लिख देंगे तो भी चलेगा। कितना 15,000, 60 और 15 75,000। और कहाँ लिखेंगे, तो खरीदी हमारे लिए खर्च है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे, लिखना बाकी खरीदी, $15,000। उसके बाद समायोजन नंबर 7, 45,000 की स्टॉक की बाजार कीमत कितनी है 36,000। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि 9,000 का क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ तो पुनः मूल्यांकन के उधार में स्टॉक खाते 9,000,
और संपत्ति लेना में जितना भी स्टॉक दिया है उसमें से 9,000 का नुकसान हुआ, इसलिए 9,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो स्टॉक दिया है पहले से 60,000, 60,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 51,000। उसके बाद 8वां कारीगर मुआवजा वाला तो हमने पहले से ही कर लिया है। 9वां और लास्ट विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है 24,000। तो हम लोग फायदा है तो पुनः मूल्यांकन के जमा में मिलना बाकी ब्याज 24,000 और संपत्ति लेना में भी जाके लिख देंगे। विनियोग में जोड़ भी सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, मिलना बाकी ब्याज 24,000। इस तरह से हमारा सवाल पूरा हो गया। अब हम खाते को बंद करते हैं। जब आप खाते को बंद करेंगे तो आज आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि पुनः मूल्यांकन खाता सरभर खाता हो जाएगा। सरभर खाता क्या है दोस्तों, जब दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है तो सरभर खाता होता है। और सरभर खाता है तो फ़ायदा क्या है कि हमें लाभ हानि निकालने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी 24,000 आ रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, और इधर भी 15 और 9 24,000 आ रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें ना लाभ हानि निकालना है, ना पूंजी खाते चालू खाते ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब पूंजी खाता बंद कर देंगे तो ये तो एकदम आसान है, वही आ जाएगा। 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। शेष भी वही आएगा। एक 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। अब ये पूंजी हम लोग कहाँ लिख देंगे, तो पूंजी दायित्व में पूंजी के रूप में लिख देंगे। पूंजी पृथ्वी, प्रिंसी और मनन 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। 3,45,000। 3,45,000 ये कुल योग हो जाएगा। आप चालू खाता बंद करेंगे दोस्तों। जब चालू खाता बंद करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 का जमा में ज़्यादा आएगा और 1 का उधार में ज़्यादा आएगा। तो पहले जिसका उधार में ज़्यादा आ रहा है उसको ही पहले कर दे रहा हूँ। तो उधार में कितना आएगा, 15,000। 15,000। तो जो M का शेष है वो इस तरफ आएगा, शेष आगे ले गए। ध्यान रखिएगा, आप चालू खाते का किसी भी तरफ आ सकता है। 15,000। अब इसका जमा में आया तो वहाँ पर हम कहाँ लिखेंगे, उधार में। संपत्ति लेना में मतलब चालू खाता M 15,000। उसी तरह से अब R और P का बंद कर देंगे तो R और P का जमा का ज़्यादा आएगा। R का आएगा 2,07,500। 2,07,500, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो। और दूसरे का आएगा 2,29,500। 2,07,500 और 2,29,500। शेष आगे ले गए, क्वेश्चन मार्क। वही सेम आ जाएगा, 2,07,500 और 2,29,500। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ उधार में है तो यहाँ जमा में आएगा चालू खाता। R और P, R का कितना, तो 2,07,500 और 2,29,500। चार 4,37,000। अब रोकड़ खाता बंद करेंगे तो 45 और 60 1,05,000। 1,05,000। शेष आगे ले गए, 1,05,000 कहाँ लिख देंगे, तो संपत्ति लेना में लिख देंगे। रोकड़ ऑब्लिक बैंक या बैंक भी लिख देंगे। उन्होंने बैंक लिखा है तो हम भी बैंक लिख सकते हैं। बैंक 1,05,000, और नहीं तो आप रोकड़ ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हैं। अब हमारा पूरा सवाल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पक्की तलपट को चेक करेंगे। जो बाकी होगा वो वैसे का वैसा लिख देंगे। तो बाकी में आप देख सकते हैं पूंजी दायित्व में लेनदार हो चुका था, कारीगर मुआवजा नामा, चालू खाता, पूंजी खाता हो गया। सिर्फ क्या बाकी है, कारीगर लाभांश फंड। तो वैसे का वैसा देख के लिखना है आपको। कारीगर लाभांश फंड, लाभ फंड कितना दिया है, कारीगर लाभांश फंड कितना दिया हुआ था, 30,000। संपत्ति लेना में जब आप चेक करेंगे तो बैंक हम लोग लिख चुके हैं। देनदार बाकी है वैसे का वैसा, कितना, 90,000। स्टॉक हम लोग लिख चुके हैं। मकान बाकी है वैसे का वैसा, कितना, 4,50,000।
और उसके बाद विनियोग वो भी वैसे का वैसा, उस पर भी कोई समायोजन नहीं था। हाँ, ब्याज का अगर आप चाहते तो इसमें जोड़ सकते थे, लेकिन हमने अलग से लिखा है, तो वैसे का वैसा 1,05,000। तो जो बाकी रह गया था उसको हमने सेम टू सेम देखकर लिख दिया। अब हम लोग टोटल कर देंगे, दोनों पक्षों का जो योग है वो योग आएगा बराबर बराबर 9,15,000, 9,15,000। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इससे पहले के सभी प्रश्न हमारे हो चुके हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। उदाहरण में हमने उदाहरण नंबर 18, 22, 23 और 24 इतने उदाहरणों को कर दिया है। आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है उसकी तरह सेम टू सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25, सेम टू सेम जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा उसमें भी सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। उसमें भी फर्नीचर लेकर आएगा, लेनदार को चुकाएगा और वो पूंजी खाते ले जाना है, सेम ही लिखा हुआ है। तो वो आपको होमवर्क के रूप में करना है और जल्द से जल्द मुझे करके मुझे व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है, भेजना है। थैंक यू सो मच।